देखो एक बार आप इसमें देखिए, इसमें आपका जो राजस्थान हिस्ट्री वाला सेक्शन है उसमें आपके टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो जो भी राजस्थान का आपका इतिहास दे रखा है उसके टोटल आपके जो डिवाइड है वो कितने पार्ट्स में, 3 पार्ट में। ठीक है, मैं तीनों बता देता हूँ, फिर एक जो मेन पार्ट्स है उससे भी से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो वैसे जैसे अपन इंडिया का अगर इतिहास देखते हैं तो भारत का तो क्या है, प्राचीन इतिहास बहुत ज्यादा व्यापक और वाइड है इंडिया लेवल पे अगर अपन इतिहास को स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर राजस्थान लेवल पे अगर अपन इतिहास को स्टडी करते हैं तो प्राचीन वाले पार्ट में आपको केवल कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं, आपको उन्हीं प्लेसेस की क्या करनी है, स्टडी करनी है। भाई उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको, जब अपन इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है, तो इतिहास पढ़ते समय क्या होता है कि अपन उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट कैसे हो गए कि एक काल होता है जिसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, ये काल सबसे पुराना है भाई, सबसे पुराना जो काल जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, और उस समय जो काल चल रहा था उस काल को हम किस नाम से जानते हैं, प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि हमें किसी भी प्रकार के जो लिखित प्रमाण है, ठीक है, इस प्रकार के कोई भी लिखित प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होते, कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है, केवल हमें कुछ एविडेंस मिले, कुछ सबूत मिले, कुछ कलाकृतियां मिली है, उनके आधार पे हमें पता लगा लेते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे लिख रहा हूं, जैसे पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल मतलब क्या होता है, पत्थर। ठीक है, तो मनुष्य शुरू में क्या करता था, उसने अपने जो घर बनाने में भी पत्थरों का प्रयोग करता था। जब मनुष्य धीमे धीमे खेती करने लगा तो उसको करने के लिए भी पत्थर के औजार होते थे। खेती करने से पहले जब वो मनुष्य का शिकार जानवरों का शिकार करता था, उस समय भी जो हथियार होते थे वो किससे निर्मित होते थे, आपके पत्थरों से। और फिर पाषाण काल को अपन पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अपना आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में भी अपन को क्या है कि लिखित स्पष्ट रूप से प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, और यदि लिखित प्रमाण प्राप्त भी हुए तो उनकी पूरी तरह से हमें जानकारी नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता वाले स्थल भी मिले। अब आपको पता है राजस्थान का जब आप इतिहास पढ़ते हो तो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख जो स्थल था कालीबंगा, वो अपने राजस्थान में पड़ता है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो इस काल में लिखित प्रमाण या तो कम मिले, और अगर मिले भी हैं तो उनको अपन पूर्ण रूप से उनको समझ नहीं पाए। जैसे सिंधु सभ्यता की लिपि, सिंधु सभ्यता में जो चित्र बनाए जाते थे वो इस प्रकार से भाव चित्रात्मक लिपि वाले चित्र बनाए जाते थे, अलग अलग प्रकार के चित्र होते थे और इनके आधार पर उनकी लिपि होती थी। तो इसको पढ़ने में भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। उदाहरण के लिए कालीबंगा की जब खुदाई हुई, ठीक है, वही एविडेंस पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, कालीबंगा की खुदाई हुई तो वहां से जैसे खुदाई में छेद वाली खोपड़ियां मिली है, बच्चों की खोपड़ियां मिली है सिर की, जिसमें क्या है, छेद है। तो अब उनसे पूछा गया इसमें छेद क्यों है, अब वो लिखा हुआ तो नहीं कि छेद क्यों है, तो उनने एक अनुमान लगाया कि उस समय जो शल्य चिकित्सा होती थी, जैसे आज ऑपरेशन होता है, तो आपने देखा होगा किसी की खोपड़ी में ट्यूमर होता है तो कैसे करते हैं, खोपड़ी चीरते हैं, ट्यूमर निकालते हैं, खोपड़ी की फिर सिलाई कर देते हैं। ठीक है, पर उस समय हो सकता है खोपड़ी को काटना और सिलाई करना नहीं आता हो, तो सीधे छेद ही करते हो खोपड़ी में, और ट्यूमर निकालने के बाद हो सकता है खोपड़ी को बंद करने का उनको तरीका नहीं आता हो, वही बात हो सकती है, तभी तो खोपड़ियों में क्या मिले, छेद मिले। ठीक है, इसी प्रकार से अग्निकुंड मिले, अग्निकुंड कितने लेवल के मिले, 7 लेवल के अग्निकुंड मिले। ठीक है, जब अग्निकुंड के अंदर देखा तो उसमें बकरे की खोपड़ी मिली है, बकरी और बकरे की, और इस तरह से, तो उससे पता चला ये पशु बलि देते थे, नहीं तो हवन कुंड के अंदर बकरे की खोपड़ी क्या करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये पता चलता है कि जैसे कालीबंगा है तो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता हुआ करती थी कि यहाँ के लोग जो थे एक तो नगर नियोजन प्रणाली के लिए फेमस थे, जो घर बनते थे प्रॉपर समकोण पे बनते थे, गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, घरों के दरवाजे सामने रोड की तरफ नहीं खुल के पीछे गलियों की तरफ खुलते थे, तो सुनियोजित सिस्टम से पूरा शहर बसा हुआ था। दूसरा, इनके घरों में और इनके शहरों में पानी कभी नहीं अटकता था, क्योंकि नालियों की भी क्या थी, प्रॉपर व्यवस्था थी, और नालियां किसकी बनी हुई थी, पत्थर की। ठीक है, अब कालीबंगा में जब पूरी खुदाई हुई तो लगभग सभी घरों में पत्थर की नालियां मिली है, 2-4 लोग जो है उनके घर में लकड़ी की नालियां मिली है। ठीक है, तो इससे अनुमान ये लगाया जाता है कि ये लोग हो सकता है कोई गरीब रहा हो,
ठीक है ना, या हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति रहा हुआ जिसका दिमाग सरसट का हो और उसने बोला नहीं मैं तो लकड़ी की बनाऊंगा। अब लकड़ी की नालियां अच्छी क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि जब लकड़ी की नालियों में से गंदा पानी निकलेगा तो वो लकड़ी लगातार गीली हो जाएगी, और गीली लकड़ी क्या हो सकती है, दीमक लग जाएगी या खराब हो जाएगी। तो इसलिए अच्छी नालियां कौन सी मानी जाती थी? पत्थर की। ठीक है, ऐसे डिजाइन वाली ईंटें मिली है, डिजाइन वाली ईंटें मिली है। ऐसे इनके जो स्नानागार होते थे उसमें साइड में तो वो कच्ची ईंटों का बना हुआ है, पर जो स्नानागार का फर्श होता था वो वाटरप्रूफ वाला है। आपने देखा होगा ना, जब घर में अपन नीचे टैंक खुदवाते हैं या फिर स्विमिंग पूल बनाते हैं तो स्विमिंग पूल का जो फर्श होता है उसको कभी भी कच्चा नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर आपने कच्चा छोड़ दिया तो पानी रिस रिस के धीमे 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 नीचे चल जाएगा और वो आपका जो पूल है वो बार बार क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो अपन आप क्या करते हैं, वाटर प्रूफिंग करवाते हैं। तो इस प्रकार के प्रमाण भी वाटर प्रूफिंग के मिले। पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में ऊंट की जो हड्डियां मिली है वो केवल और केवल कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। चावल के प्रमाण, सरसों के प्रमाण, चने के प्रमाण, भूकंप के प्रमाण, ये सारी चीजें मिली है। तो उन पर आपके क्या आता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस जो काल होता है आद्य ऐतिहासिक, इसके भी हमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं लिखित। ठीक है, और तीसरा आता है जिसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, कौन सा काल हो गया? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में हमें तीनों प्रमाण मिले। तीनों कौन कौन से बोल सकते हैं? एक तो इसमें लिखित प्रमाण भी मिले, इनने जो साहित्य लिखा है उसको पढ़ने में अपन ने सबलता प्राप्त कर ली है। दूसरा, पुरातत्व प्रमाण भी मिले, जो भी जमीन से निकला है उनके आधार पर भी हम बता सकते हैं। और इस समय जो विदेशी यात्री भारत आए थे, उन विदेशी यात्रियों ने जो अपनी पुस्तकें लिखी है, उन पुस्तकों से हमें भी इनके बारे में जानकारी क्या होती है, प्राप्त होती। तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा डिटेल है वो कौन से काल की है? ऐतिहासिक काल की। और सबसे जो मिनिमम डिटेल है वो हमें इन दोनों काल की क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इस आधार पर क्या हुआ है कि राजस्थान के अंदर केवल और केवल आपसे 2-3 प्लेसेस आपके सिलेबस में प्राचीन इतिहास वाले सेक्शन में दे रखे हैं। ये जो प्राचीन इतिहास है इसमें 2-3 पॉइंट दे रखे हैं। कौन कौन से? एक तो स्थान आपका दे रखा है कालीबंगा, कालीबंगा। ठीक है, दूसरा स्थान हो गया बैराट, बैराट सभ्यता स्थल हो गया जो प्रमुख सभ्यता स्थल के रूप में आता है। और क्वेश्चन भी जहां ये स्थान दिए भी नहीं होते वहां भी क्वेश्चन आपके इनमें से आते हैं। ठीक है, तीसरा आपका दे रखा है आहड़। ठीक है, चौथा आपका दे रखा है इसमें गणेश्वर, और पांचवा इसमें दे रखा बालाथल। बालाथल उदयपुर के पास हो गया, गणेश्वर सीकर, आहड़ उदयपुर, बैराट जयपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़। तो कहने का मतलब है आपको क्या पढ़ना है कि इन स्थलों की खोज किसने की? भाई प्रमुख खोजकर्ता कौन है? खोज होने के बाद खुदाई किसने की? खुदाई को क्या बोलते हैं? उत्खनन, एक्सकेवेशन। तो खुदाई का काम किसने किया? खुदाई में कौन कौन से प्रमाण प्राप्त हुए? ठीक है, और ये स्थल कितना पुराना है? मतलब देखो, अब आपको पता होना चाहिए, देखो ध्यान से समझना। अगर आप बात करते हो आहड़ और गणेश्वर की, बालाथल को तो जनरल में पढ़ेंगे, ये दोनों कौन से सभ्यता के हैं? ये ताम्र युग के हैं। ठीक है, अच्छा, बैराट आपका कौन सा सभ्यता का है? लोह युग का। ठीक है, और कालीबंगा कौन से युग का है? कांस्य युग का। ठीक है, अब आपको क्लियर पता होना चाहिए कि सबसे पहले, सबसे पुराना काल आपका कौन सा काल माना जाता है? पाषाण। सबसे पहले पत्थर ही थे। ठीक है, पत्थरों से सब कुछ होता था। ठीक है, उसके बाद मनुष्य द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तांबा। तो उसके बाद जो युग आया वो कौन सा आया? ये ताम्र युग आया। ठीक है, बाद में तांबा, तांबा और पत्थर दोनों मिक्स हो गए, तो फिर अगला युग आया जिसको बोलते हैं ताम्र पाषाण युग। कौन सा हो गया? ताम्र पाषाण युग आया। उसके बाद आपका कौन सा आया? कांसा। तो ये कौन सा हो गया? कांस्य युग हो गया। ठीक है, और कांस्य युग के बाद आपका कौन सा युग आया? ये लोह युग आया। ठीक है, लोहे की खोज सबसे बाद में हुई है, इसलिए भारत में महाजनपदों का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो मनुष्य द्वारा खोजी गई सबसे मुख्य जो और सबसे पहली धातु मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? तांबा। ठीक है, तो आपके एक स्थल तो लोह युग का दे रखा है बैराट, एक स्थल कालीबंगा कांस्य युग, यानी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी कांस्य युग थी तो कांस्य युग का दे रखा है, और 2 स्थल आपके कौन से दे रखे हैं? ताम्र। तो इसमें आप तीनों में अगर कंपेयर करो, तीनों चारों में, तो इनमें सबसे पुराना स्थल कौन से हो गए? आहड़ और गणेश्वर। गणेश्वर को क्या कहते हैं? ताम्र सभ्यताओं की जननी, यानी आहड़ से भी पहले तांबे का ज्ञान कहां के लोगों को था? गणेश्वर। तो इन चारों में सबसे पुराना कौन सा हो गया?
गणेश्वर, उसके बाद का कौन सा हो गया आहड़, उसके बाद का कौन सा हो गया कालीबंगा, और सबसे लेटेस्ट में कौन सा हो गया वैराट हो गया। ठीक है, और यहां पर जो जो मिला है वो एक एक करके सीक्वेंस में आपको क्या करना है स्टडी करना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो ये तो आपका प्राचीन वाले में दे रखा है। ठीक है, तो दूसरा आपका हो गया कौन सा मध्यकालीन। राजस्थान का मध्यकालीन वाला जो पार्ट है। ठीक है, अब ये पार्ट का थोड़ा वाइड है। वाइड कैसे है, इसमें क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। वैसे तो आपके आधुनिक में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं और जाते हैं, पर इनमें क्या है कि थ्योरी ज्यादा है। थ्योरी कैसे ज्यादा है कि आपको इसमें समकालीन सारे राजवंश ध्यान रखने, उसमें सब कुछ हिस्ट्री आपकी मध्यकाल वाली आ जाएगी। कैसे, इसमें एक तो अपन पढ़ते हैं कौन सा चौहान वंश, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले सत्ता स्थापित करने वाले कौन थे चौहान थे। ठीक है, फिर अपन जब चौहान वंश पढ़ते हैं तो चौहान वंश में भी अपन इसकी स्टार्टिंग कहां से करते हैं शाकंभरी के चौहान से। शाकंभरी के चौहान, या फिर दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं सांबर के चौहान। ठीक है, सांबर के चौहानों का एक शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट, और उस पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट का पुत्र था अजयराज चौहान, जिसने क्या किस स्थापना करी अजमेर की। तो यहीं से आपका वंश कौन सा चालू हो गया अजमेर के चौहान। इसलिए अजमेर के चौहान आपसे डिटेल में पूछे जाते हैं। डिटेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चौहान आते हैं वो अजमेर वाले ही आते हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान डायरेक्ट सिलेबस में कई जगह क्या कर रखा है मेंशन कर रखा है। ठीक है, अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक कौन था पृथ्वीराज चौहान। मतलब हम जिस पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं वो कौन है पृथ्वीराज चौहान थर्ड। भाई ऐसे होते थे ना उस समय, कॉमन कॉमन नाम होते थे। तो अब अपन जब इतिहास लिखते हैं अपन कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए अपन 1 2 3 लगाते हैं। तो अपन जिस पृथ्वीराज चौहान को जानते हैं वो पृथ्वीराज चौहान कौन सा है थर्ड। तो इस अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक कौन था पृथ्वीराज चौहान तृतीय या पृथ्वीराज चौहान थर्ड। तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ, यहीं से मोहम्मद गौरी का अजमेर पे कंट्रोल हो गया। और इस पृथ्वीराज चौहान का पुत्र कौन था गोविंद चौहान। और ये गोविंद चौहान अजमेर छोड़कर कहां पर चला गया रणथंबोर, और यहीं से रणथंबोर का चौहान वंश क्या हो गया स्टार्ट हो जाता। रणथंबोर का चौहान वंश शुरू हो जाता है। और रणथंबोर के चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था हमीर चौहान, जिसका अलाउद्दीन खिलजी से क्या हुआ था युद्ध हुआ था। तो इस तरह चौहानों में ये तीन आपसे डिटेल में पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक चौहानों में आपसे पूछा जाता है जो मेन जो आपसे जब हम जालोर और सिवाना वाले क्षेत्र में जाते हैं, ठीक है, तो वहां कानड़ देव चौहान शासक आता है। तो फिर इसमें आपसे पूछा जाता है जालोर के चौहान, जालोर के चौहान, क्योंकि आपको अलाउद्दीन खिलजी के चारों युद्ध ध्यान रखना है राजस्थान के संदर्भ में। 1301 वाला, 1303 वाला, 1308 वाला और 1311 वाला। ठीक है, वो मैं एक एक करके बताऊंगा। तो ये तो चौहान वंश हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें आता है कौन सा राजवंश मेवाड़। तो मेवाड़ का इतिहास ये थोड़ा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बप्पा रावल, ठीक है, और उसके बाद आपका सीक्वेंस में देखोगे तो महाराणा लाखा, महाराणा लाखा के बाद प्रमुख शासक के रूप में महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के बाद प्रमुख शासक महाराणा सांगा, महाराणा सांगा के बाद प्रमुख शासक महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के बाद एक और इंपॉर्टेंट शासक है महाराणा राज सिंह फर्स्ट। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ना है। तो ये पूरा आपका कौन सा हो जाता है मेवाड़। ठीक है, दूसरा आपका हो गया कौन सा मारवाड़ का इतिहास। तो मारवाड़ के इतिहास के जो जो आपके प्रमुख शासक हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका राव जोधा हो गया, मालदेव राठौड़ हो गया, राव चंद्रसेन हो गया, जिसको मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, महाराणा जसवंत सिंह हो गए, महाराणा अजीत सिंह हो गए। तो उनका पूरा का पूरा इसमें क्रम आ जाएगा मारवाड़ के इतिहास में। ठीक है, फिर आता है आपका कौन सा इतिहास ढूंढाड़। ढूंढाड़ का इतिहास यानी जयपुर का इतिहास भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें जयपुर राजवंश के क्या आ जाएंगे प्रमुख शासक। ठीक है, तो कहने का मतलब है आपको कम से कम मध्यकाल में अगर ये चारों राजवंश आपने पढ़ ली, ये तीन तो मेन है और इनके साथ चौहान, तो जितने भी आपके क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट आपके इनमें से क्या हो जाते हैं आपके पुटअप हो जाते हैं। लगभग आपका 95% जो मध्यकालीन वाला पार्ट है वो क्या हो जाता है कवर हो जाता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो एक तो ये आपका मध्यकालीन वाला। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मध्यकालीन इतिहास एंड का होता है और आधुनिक की शुरुआत का होती है। मैं बताता हूं, देखो आपको क्या हुआ कि ये सारे राजवंश चल रहे थे धीमे धीमे करके। ठीक है, जब ये सीक्वेंसली सारे राजवंश चल रहे थे
तब क्या हुआ कि धीमे 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 भारत में कौन आ गए? अंग्रेज आ गए। ठीक है, आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगलों का पतन क्या हो गया? शुरू हो गया। भाई औरंगजेब जो था वो अंतिम शक्तिशाली शासक माना जाता है मुगलों का। ठीक है, और उसकी मृत्यु कब हुई? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। और यहीं से मुगलों का पतन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। थोड़े टाइम तक तो सिस्टम सही चलता रहता है। फिर कहते हैं मुगलों के बाद यदि भारत में सबसे शक्तिशाली कोई थे तो वो कौन थे? मराठे। और उसके बाद कौन आ जाते हैं? मराठे आ जाते हैं। ठीक है, मराठों का माइनस पॉइंट क्या था? ये केंद्रीय सत्ता पे क्यों नहीं बैठ पाए? एक तो ये आपस में झगड़ते रहते थे। मराठा में जैसे होलकर, गायकवाड़, सिंधिया, ये सब मराठे थे। ठीक है, तो ये आपस में झगड़ते रहते थे। और क्या करते थे? ये राजस्थान पे अटैक करते और यहाँ के राजाओं से चौथ वसूली करते थे। जैसे नहीं, धमकी नहीं देते क्या? शाम तक आ रहे हैं, पेटी तैयार रखना। अरे शाम तक पैसे लेने आ रहे हैं, 5 पेटी तैयार रखना। ठीक है, तो राजा क्या करते थे? डर के मारे इनको पैसे दे देते। अब क्या हुआ? सन 1817 आते आते राजपूताना के राजा परेशान हो गए कि यार ये तो हमेशा ही जब आओ आते हैं और क्या, शाम तक इतने तैयार रखना और इतने तैयार रखना। आपने सुना होगा ना, जयपुर का शासक था ईश्वरी सिंह, उसने ये ईसर लाड से कूदकर आत्महत्या कर ली। भाई मराठों ने बोला शाम तक आ रहे हैं, 10 लाख रुपए तैयार रखना। अब उसने कहा भाई पैसे तो है नहीं, क्योंकि देखो उस समय क्या था, इनका कैश नहीं होता था, क्योंकि किसानों से जो लगान ले रहे हैं वो भी अनाज के रूप में ले रहे हैं। भाई किसान जो लगान नहीं दे रहे क्या, वो अनाज के रूप में दे रहे हैं। तो कैश नहीं होता था और उनको चाहिए होता था कैश। तो इनमें कैश नहीं है। भाई जमीनें तो अरबों खरबों रुपए की थी, आज भी है, पर कैश नहीं होता था। तो उसने कहा भाई 10 लाख दे रहे हैं। अब क्या हुआ कि उसने कहा बेइज्जती हो जाएगी जयपुर की जनता के सामने, मराठे पैसे लेना आ गए तो राजा से। तो उसने अपने आदमियों को 2 लाख रुपए लेके भेजा ईश्वरी सिंह ने कि बोले जाओ उनसे भारो भारी उनको ये पैसे देके बोला बाद में आना, बाद में देंगे बचे हुए। अब वो नहीं माने, मराठे जयपुर में घुस गए। तो ईश्वरी सिंह ने क्या सोचा, यार तो जनता के सामने बेइज्जती हो जाएगी। तो उसने वो ईसर लाड से कूद कर क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। किसने? सवाई ईश्वरी सिंह ने। जैसे ही ईश्वरी सिंह की मृत्यु हुई तो उसका कंपेटेंट कौन था? उसका छोटा भाई कौन? माधो सिंह। तो माधो सिंह को मराठों ने बिठा दिया, ले तू बैठ जा, ये तेरा रास्ते का कांटा था, ये तो हट गया, अब तू बैठ जा। उसको बिठा दिया। उससे क्या, अब तेरे को 15 लाख देने, 10 तो तेरे भाई वाले जो मर गया सुसाइड करके, और 5 तेरे को हमने बनाया। तो उसको भी धमकाने लगे। उसको भी फिर वो भेजा घोड़े के माध्यम से संदेश कि शाम तक आ रहे हैं, तैयार रखना। उसने कहा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मराठे आए, जयपुर की जनता को बोला सालों को पीटो पकड़ के। ठीक है ना, तो ये जितने भी गेट नहीं है क्या जयपुर के, अरे परकोटे में कितने गेट हैं टोटल? 7 गेट है ना आपके, पश्चिम पूर्व उत्तर। देखो पश्चिम में तो कौन सा हो गया? चांदपोल। पूर्व में कौन सा हो गया? सूरजपोल। उत्तर में कौन सा हो गया? जोरावर सिंह गेट। और दक्षिण में 4 गेट हैं। सबसे पहले अजमेरी गेट, अजमेरी गेट के बाद चौड़ा रास्ता वाला न्यू गेट, फिर उससे जौहरी बाजार वाला कौन सा? घाट गेट, और सांगानेरी गेट और घाट गेट। तो इनको पीटो, और जयपुर की जनता ने पीटा पकड़ के, और 4000 मराठे इसमें क्या हुए? मारे गए। तो ये भिड़ंतें चलती रहती थी। तो यहाँ के राजाओं ने क्या सोचा, अपन एक काम करते हैं, इन मराठों से छुटकारा पाने के लिए अंग्रेजों से क्या कर लेते हैं? सहायक संधियां कर लेते हैं। ठीक है, वो अंग्रेज कहते थे भाई हमसे सहायक संधि कर लो, हम आपकी सेफ्टी करेंगे, हमारे सेना के पैसे वैसे तनख्वाह बनका आप दोगे, और हम यहां पर रहेंगे, और जो काम करोगे बस हमसे पूछ के करोगे। ठीक है, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं, हम रक्षा करेंगे आपकी। तो सारे राजाओं ने 1817 से लेकर 1823 के बीच अंग्रेजों से सहायक संधि कर ली। सहायक संधि करने वाली पहली रियासत करौली, और सहायक संधि करने वाली अंतिम रियासत सिरोही। और इस सहायक संधि से ही आधुनिक राजस्थान का इतिहास क्या होता है? प्रारंभ होता है। उसके बाद 1857 की क्रांति। ठीक है, फिर राजस्थान के किसान आंदोलन, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, और जनजातीय आंदोलन इस बार आएगा मानगढ़ धाम वाला, वैसे ही फेमस चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, और सबसे एंड में राजस्थान का एकीकरण। तो आधुनिक राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाए तो देखो क्या क्या है इसमें। एक तो हो गई आपकी कौन सी? सहायक संधियां। सबसे पहली क्या हो गई? सहायक संधियां। ठीक है, दूसरी इसमें आता है आपका राजस्थान में 1857 की क्रांति और उससे संबंधित जो चीजें होती है। इसके बाद राजस्थान के किसान आंदोलन, क्योंकि क्या होता था, जैसे अंग्रेजों ने सहायक संधि करी तो यहाँ के महाराजा हो गए निश्चिंत। ठीक है, तो अंग्रेज आपको पता हमेशा डबल गेम खेलते थे।
ये क्या कहते थे, अरे यहाँ कौन से मुल्क में, यहाँ भारत में गर्मी में क्या कर रहे हो, आराम से ब्रिटेन की फर्स्ट क्लास टिकट कटा देते, हवाई जहाज में जाओ वहां आराम करो। तो ज्यादातर राजाओं को अंग्रेज कहां भेज देते, ब्रिटेन, और यहाँ खुद किसानों का क्या करते, शोषण करते। इसलिए उसके विरुद्ध कौन से आंदोलन शुरू हो गए, किसान आंदोलन शुरू हो गए। ठीक है, अच्छा, किसान आंदोलन के बाद कौन से आंदोलन हो गए, जनजाति। ये भी आपके सिलेबस में है। जो जनजातियां होती थी, स्पेशली राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति मीणा है, उसके बाद भील है, गरासिया है, सहरिया है। तो क्या होता था कि मुख्य आंदोलन जो आपसे पूछे जाते हैं जनजातियों में, ये कौन सी जनजाति के पूछे जाते हैं, भील के। दिक्कत क्या आती है कि भील जनजाति वाले क्या करते थे, जैसे जंगल में पेड़ नहीं होते क्या, जैसे महुआ वृक्ष है, उसको तोड़ा, उसके फल वल लिए, अपनी देसी दारू बना दी, जिसको महुड़ी कहते हैं, जो विशेष अवसरों पर भील पीते हैं। ठीक है ना, बढ़िया पढ़ा होगा ना अपने कल्चर वाले में, उसमें पढ़ाया होगा। ठीक है, तो भील महुड़ी या मावड़ी शराब पीते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके जो उत्सव नहीं चलते क्या, शादी वादी वाले जो मेले वेले वाले, तो उसमें इनके आपने देखा होगा दक्षिणी राजस्थान में जो शादियां वादियां नहीं होती है क्या, वो खेल वेल के माध्यम से होती है। जैसे भील समुदाय में एक विशेष प्रकार की शादी होती है अपने होली के आसपास। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो भी महिलाएं शादी करना चाहती है वो एक लाइन बना के खड़ी हो जाती है। अरे जिनको शादी करनी है ना, लाइन बनाए खड़े हो जाओ, डेट ऑफ बर्थ वाइज। ठीक है ना, बेचारा जो बड़ा हो गया उसका नंबर पहले आना चाहिए। सारे पुरुष दूसरी लाइन बना के खड़े हो जाओ। अब कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें गेम होता था। गेम में क्या होता था कि एक है ना लकड़ी का डंडा नहीं होता था क्या, मोटा, जो जिसको 3 महीने से तेल पिलाया हुआ होता था, उसको गाड़ दिया कहां पे, ग्राउंड में। ठीक है, अब कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर नारियल बांध दिया, उस डंडे के ऊपर। अब कुछ भी नहीं है, बंदे को जाना है और उस पर चढ़ना है, नारियल उतारना है, और जिससे बोलेगा ना मैं इस महिला से शादी करना चाहता हूं, तो उससे उसकी करा देंगे। ठीक है, और इतना आसान नहीं होता था, उस डंडे को तेल पिला रखा है 3-1 महीने से, तो वो इतना भयंकर फिसलन वाला होता था कि ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे, फिर ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे। अच्छा, एक कहानी में ट्विस्ट और है, जो महिलाएं नहीं होती थी क्या, जैसे एक पुरुष ने डंडे पे चढ़ गया, अब जैसे वो डंडे पे चढ़ गया ना, अब उसके अगर पांव जमीन पे टिक गए तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसलिए क्या होता था कि महिलाएं जो होती थी ना, वो घेरा बना के खड़ी हो जाती, और महिलाएं पीछे से देती हंटर उसके, तो बेचारा फिसल के आता नीचे, और पीछे से फिर करंट 220 वोल्ट का फिर ऊपर उछल के जाता। तो जो उस बेचारे को शादी करनी है, वो साम दाम दंड भेद करके वो नारियल उतार लेता, फिर वो जिस महिला से कहता उससे विवाह कर देते हैं। उसके बाद भी विवाह नहीं होता, मतलब उसने बोल दिया ना हाँ मैं इससे विवाह करूंगा, अब ये क्या करेंगे, 3 दिन के लिए भाग जाएंगे गांव छोड़ के, और 3 दिन बाद वापस आएंगे, तब इसके सम्मान में गांव वाले क्या देंगे, रिसेप्शन देंगे, तब वो शादी को क्या माना जाता है, कंफर्म माना जाता है। इस प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों में बहुत सारी छोटी छोटी क्या होती है, रीति रिवाज होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, हाँ वहां ऐसे होते हैं, मेलों में शादियां होती है। अब गरासिया जनजाति देखो, गरासिया जनजाति की शादियां मेलों में ही होती है, और तलाक वलाक भी मेलों में ही होते हैं। मतलब अच्छा और बुरे सारे काम किसमें हो रहे हैं, मेलों के दौरान ही हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गए। तो ये स्वतंत्र रूप से रहना चाहते थे भील, कि भाई हमको कोई इंटरफेयर नहीं करे, हम आराम से पेड़ यूज करेंगे। अब अंग्रेजों की थी दिक्कत, अंग्रेज बोले यार तुम फ्री में क्यों यूज करोगे, तो अंग्रेजों ने महाराजाओं से कहकर जनजातियों पर टैक्स लगवा दिया, अगर वन यूज करोगे, वन उत्पाद, तो टैक्स दोगे। इससे नाराज हो गए। ठीक है, दूसरी बात, अंग्रेजों ने ऐसा नहीं कि सारे बुरे काम किए, अच्छे भी किए। भीलों में एक प्रथा होती थी जिसको बोलते थे डाकण प्रथा। डाकण प्रथा, इसमें क्या होता था, जैसे कोई महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई, भाई हो जाता है, आपने देखा मनोरोगी नहीं होते क्या, मनोवैज्ञानिक रोगी, तो वो अजीब अजीब बातें करने लगेगी, तो ये क्या बोलते हैं, इसमें डायन आ गई। ठीक है, तो ऐसी महिला को क्या करते थे, पेड़ से बांधते थे और पत्थर मारते थे। अब वो आधी तो वैसे ही अधमरी हो जाती थी, बाद में उसको आग लगा देते। तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था डलहौजी। उसने कहा यार ये क्या नाटक है, ऐसे आप महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हो। तो उसने एक आदेश पारित करवाया और बोला दक्षिणी राजस्थान में भीलों की डाकण प्रथा को प्रतिबंधित घोषित किया जाता है। इससे चिढ़ गए, बोले ऐसे कैसे हमारी प्रथा पे रोक लगा दी, कौन, भील, तो ये विरुद्ध हो गए। ठीक है, दूसरी बात आपने देखा होगा, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। जनगणना में क्या होता है, अधिकारी आता है, हाँ भाई घर में कितने हो, क्या क्या करते हो, पूछता है ना, लिख के ले जाता है। उस समय पहली प्रक्रिया थी, तो भीलों के वहां गांव में अंग्रेज अधिकारी और कुछ लोग आते थे, हाँ भाई घर में कितने हो, तो एक ने अफवाह फैला दी, अपने अपना अफवाह तेज फैलती, आपने देखा होगा, उसने अफवाह फैला दी ये अंग्रेज सबको गिन रहे हैं और सबको मशीन गन से एक साथ ही सेट करेंगे। ठीक है, तो उनमें डर व्याप्त हो गया कि ये हम पे कभी भी, क्योंकि उस समय ऐसे करते थे ना, आप मानगढ़ धाम वाला हादसा देख लो, या
मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में 1200 भील 1500 भील मारे गए, सीधे मशीन गन लेके आते और यूं छोड़ते जाते, ठीक है। तो उनने कहा ये सबको गिन रहे और एक साथ सेट करेंगे, तो इससे नाराज हो गए कौन से, भील जनजाति के लोग, ठीक है। अच्छा, और भी कई अफवाहें थी, जैसे एक ने अफवाह फैला दी कि अंग्रेज ऐसा कानून ला रहे हैं कि मोटी महिलाओं की शादी केवल मोटे पुरुषों से होगी और पतली महिलाओं की शादी पतले से होगी। तो यार मेरी प्रेमिका तो पतली है, मैं तो मोटा हूं, ये तो दिक्कत हो गई, ठीक है ना, तो भड़क गए। तो ऐसी कई अफवाहें थी जो उस समय क्या हुई, फैली, और कौन सा आंदोलन हुए आपके, जनजातीय आंदोलन। तो इसका भी बहुत पीछे गणित रीजन है, वो बताऊंगा एक एक करके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके होते हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। अब आपने देखा होगा राजशाही का अंत होना है और धीमे धीमे जनता चाह रही है कि जो हमारा प्रतिनिधि है वो हमारा शासन चलाए, राजा नहीं चलाए। तो राजाओं के विरुद्ध आंदोलन और लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए जो आंदोलन हुए थे उनको क्या बोलते हैं, प्रजामंडल आंदोलन। ये भी इजी, आपको लिस्ट याद रखनी है, उसी में से आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और लास्ट टॉपिक आता है इसमें राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एकीकरण, जो 7 चरणों में राजस्थान एक हुआ था। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो इस तरह से देखे आपके तीनों टॉपिक में तो 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं आपके प्राचीन में से, क्योंकि वहां पर आपका गिनती के 4-5 स्थल हैं, उनमें से कालीबंगा और बैराड़ तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। मध्यकाल और आधुनिक काल से आपके लगभग लगभग क्या आते हैं, बराबर क्वेश्चन आते हैं। दोनों का वेटेज अच्छा है, आधुनिक काल का वेटेज थोड़ा और अच्छा मान सकते हो कि 1-2 क्वेश्चन आधुनिक काल के और ज्यादा आते हैं, किसकी तुलना में, मध्यकाल की तुलना में। क्लियर है यहां तक, तो एक एक करके अपन करेंगे, ठीक है। तो मध्यकाल वाले से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसमें डिटेल ज्यादा है और वो आपको समझने में भी